सत्र होगा, क्योंकि इसके बाद चुनावी रंग में हमारा राज्य रंग जाएगा। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। कहना चाहूँगा कि मीडिया इज़ ऑल्सो मिरर ऑफ सोसाइटी। 6 महीना के हमारे प्रवासी मजदूरों की डेड बॉडी जो झारखंड लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं। 23 तारीख 7वां महीना 2024, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 12 तारीख 7वां महीना 2024, 13 तारीख 7वां महीना 2024, 15 तारीख 7वां महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए, प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। हमारी लाश कहाँ से आती है? मुंबई से। करने में पहला अगर 2 कौम किसी का नाम आता है तो कुर्मी और एसटी। हम साजिशों के शिकार आज होते हैं। जगन्नाथ बाबू तो नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। इंद्रजीत बाबू स्वस्थ होकर वापस आएंगे। मानसून सत्र से ठीक पहले JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो ने झारखंड की राजधानी रांची के प्रेस क्लब में कहा कि पलायन और नियोजन नीति को लेकर सरकार ने जो जनता से वादा किया था उसे पूरा करने का काम करे। उन्होंने 2 चिट्ठी लहराते हुए कहा कि एक चिट्ठी में नियोजन नीति के तहत किस तरह से बाहरी लोग झारखंड की नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं वह दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर झारखंड मजदूर किस तरह से बाहर के प्रदेशों में जाकर मौत को गले लगा रहे हैं। उनके शवों को समय पर घर पहुंचाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि जनता से कि हम झारखंड के निवासी को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज झारखंड राज्य की राजधानी रांची के इस प्रेस हॉल में उपस्थित देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया कर्मीगण, हमारे भाईगण, हमारी बहनीगण, आप सबों का अभिनंदन, स्वागत है। और आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूँकि कल से हमारा विधानसभा का सत्र आगाज़ होने वाला है, हमारे देश का लोकसभा का संसद का सत्र आगाज़ हो चुका है, तो ये हम लोग संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे कि जैसा कि आज चूँकि ये शायद हमें लगता है कि अंतिम महत्वपूर्ण सत्र होगा, चूँकि इसके बाद चुनावी रंग में हमारा राज्य रंग जाएगा। तो इस राज्य की जिन उम्मीदों के साथ ये सरकार चुनने का काम की थी, जो उम्मीदें इन्होंने जगाकर हमारे वोटों को लेने का काम किया था, और हम लोगों ने एक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वर्तमान की सरकार को चुनने का काम किया था, क्योंकि उनके पास ये अंतिम अवसर है। अतः आज के आपके माध्यम से, चूँकि हम लोग बचपन में एक स्कूल की दीवार में एक लाइन पढ़े थे, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, लेकिन मैं आज गर्व से का साथ कहना चाहूँगा कि उसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि मीडिया इज़ ऑल्सो मिरर ऑफ सोसाइटी। अगर मीडिया अपना काम सही से करे, मीडिया अपना काम निष्पक्ष होकर करे, तो शायद मीडिया भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जिस प्रकार हम लोग पढ़ते आए थे लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर मिरर होता है, मीडिया भी मिरर का कार्य करती है। तो आज मीडिया के माध्यम से, मीडिया को माध्यम बनाते हुए राज्य की सरकार को विधानसभा सत्र के ठीक पहले मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कृपया करके आप जिन मुद्दों के साथ आए थे, सबसे पहले उन मुद्दों पे आप ध्यान दें। आपके जो मुद्दे थे, जो कि अभी देख सकते हैं कि आप कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में एक मैंने तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें आपके JPSC के विभाग नगर निगम का जो वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम जो है बाहर के राज्यों को लिया गया है। और चिट्ठी देखें आदरणीय मोदी जी, आप मेरा कहना यही है कि आखिर ये राज्य बना क्यों है। आज अगर हम विगत 2 वर्षों की बात करें तो सहिया लोग धरने पर बैठे हैं, पारा शिक्षक धरने पर बैठ के लाठियाँ खा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, रैयत माइंस के एरिया में, कोलियरी में धरने पर बैठे हैं। तो इस राज्य के जो नीति नियम बने हैं, आखिर वो किन के लिए बने हैं? जब ये नीति नियम हमें लाभ ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले नीति नियम की बात होनी चाहिए। और इस राज्य की जनता को भी आह्वान देना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जो इनके नीति नियम की बात ना करे, ऐसे लोगों को चुनने की आवश्यकता ना करे। आज देखिए ये सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, हालांकि जो 60-40 कहते हैं, हमें लगता है 60-40 को फॉलो किया गया है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप ओपन रखना होगा, कि कुछ लोग आप पूरे देश से आमंत्रित होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जो सरकार है उन्हें एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करना होगा कि ओपन कैटेगरी में भी से मैक्सिमम झारखंड के लोग आएँ। आपको ये मापदंड तय करने होंगे और इस पर कहीं रोक नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले हमारे कुछ साथी अरुणाचल प्रदेश में एक बैंक का फॉर्म भरे थे, लेकिन उस बैंक में ये शर्त थी कि आपको उसका डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए ऑफलाइन जाना होगा अरुणाचल प्रदेश। ना आप अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, ना उस बैंक की फॉर्म को भर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार जो भी चुनकर आती है, उनको इस बात को एक तय करना होगा कि आप किस प्रकार से एक रास्ता तैयार करते हैं कि यहाँ के नौजवानों को बेहतर अवसर मिले। हम आज 2 चिट्ठी लेकर आए हैं, क्योंकि आज इस राज्य को जानना होगा इन 2 चिट्ठियों का अर्थ को। एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी हम पढ़ते हैं। ये चिट्ठी आपका
नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि आपका जेपीएससी है, इसमें जिनको नौकरियां दी गई हैं उनका नाम है अन्वेषा अदिति, वसुधा शर्मा, पल्लवी तिवारी, और सॉरी ये झारखंड की हैं, राहुल गांगुली। ये कोई हरियाणा के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं। और एक चिट्ठी हम लेके आए हैं क्योंकि इस चिट्ठी को राज्य को देखना होगा। और एक चिट्ठी, इस चिट्ठी में नाम है मूर्ति देवी बिशुनगढ़ मुंबई। इस चिट्ठी में अगला नाम है कपिल देव महतो, रोहित साव, गोविंद मरांडी, ललित महतो, जीवन लाल साव। ये पिछले 6 महीना के हमारे प्रवासी मजदूरों की डेड बॉडी जो झारखंड आई। एक चिट्ठी हमारे साथ में है। ये चिट्ठी जिनमें 28 लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, बेचने का काम कर रही है। और इसी चिट्ठी में 16 लोगों का नाम है। ये प्रवासी मजदूरों की मौत का लिस्ट है। ये इसलिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये पीड़ादायक, हमें आप बार बार बाहरी भीतरी की बात करते हैं, ऐसी पीड़ादायक तस्वीर किसी राज्य की नहीं है। ये सिर्फ पिछले 2 महीनों की लिस्ट है। मैं तारीख पढ़ूंगा, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 12 तारीख 7वां महीना 2024, 13 तारीख 7वां महीना 2024, 15 तारीख 7वां महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए हैं। 40% खनिज संपदा हम लोग, हमारी जमीन से निकल कर जाता है, हम प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। हमारी लाश कहां से आती है? मुंबई से कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, केरल, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, मलेशिया, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी घर नहीं पहुंची है। 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते कहते मेरे कंठ सूख रहे हैं, मैं भावुक हो रहा हूं। इस दिन के लिए शहीद निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इन लोगों के लिए कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, जो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हमें आपत्ति सरकार से है। हमने इस लिस्ट के लिए, इस चिट्ठी के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। हमने इस लिस्ट के लिए झारखंड अलग नहीं किया था। हमने इसे रोकने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था। ये 16 डेड बॉडी, ये कुछ ही महीनों का रिकॉर्ड कार्ड है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और दर्दनाक तस्वीर सामने आएगी। पहले सरकार देख रहे हैं कहाँ कल्पना मैडम जाके प्रवासी मजदूर वापसी आए हैं, उनको लेकर जश्न मना रही है। अरे वो तो जिंदा हैं, जो लोग मर गए हैं इनकी डेड बॉडी पहले वापस कीजिए। इनकी डेड बॉडी कैसे आएगी उस पर मंथन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए। नाम पढ़ दे रहे हैं, शिवा महतो, नवाडी, चेन्नई में उनका देहांत हुआ है 21 तारीख 7वां महीना 2024। भुवनेश्वर सिंह, नवाडी प्रखंड, सेम प्रखंड, हैदराबाद, 24 तारीख 7वां महीना 2024। ये 2 चिट्ठी हमारे पास है। अब ये 2 चिट्ठी देखकर राजवासी तय करेंगे कि कब तक आखिर हमारे भोले भाले राजवासी इनके झांसों में ठगे जाएंगे। एक चिट्ठी जिनमें 28 नौकरियों का जिक्र है, ठीक है, 60-40 अनुपालन हुआ है, ठीक है, ये बी ग्रेड की नौकरियां हैं। लेकिन आप जो अपेन टू ऑल है उसमें आपको कुछ रास्ते तैयार करने होंगे। जैसे गुजरात और उड़ीसा में हमारे कई साथी जब इंटरव्यू के लिए गए हैं, उनको गुजराती और उड़िया भाषा में इंटरव्यू का पेपर दिया गया, उस भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर दिया गया। तो ये राज्य सरकार को सोचना होगा कि आप इस चिट्ठी को कैसे इस चिट्ठी को और इस चिट्ठी को कैसे आप सुधार करते हैं। ये नहीं होगा। इस चिट्ठी के लिए, इस पेपर के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इस पेपर को समाधान करने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य आज 2 महीनों में 16 प्रवासी मजदूर, उनका मृतक शरीर इस वतन में, इस प्रांत में वापस आता है। ये दुर्भाग्य का विषय है। तो इसलिए आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य स्पष्ट है कि जो विधानसभा का सत्र जाएगा, 81 के 81 विधायकों को यही संदेश होगा कि आप कैसे यहाँ के नियोजन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, मैक्सिमम झारखंड के लोग कैसे होगा, सदन में आप बैठे हैं, इस बात को आपको तय करना होगा। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, देखिए एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यदि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो आप लाख लोगों को बरगला लें, जब समय आता है तब आप अपने आप को आदिवासी का बेटा कह के बच जाते हैं। लेकिन इस लिस्ट में आदिवासियों का भी नाम है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना कहानी आप पढ़े होंगे। एक वैद्य की कहानी है जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। एक दिन एक महिला अपने बच्चे को लेकर उस वैद्य के पास गई और वैद्य से कहा कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, इसका इलाज कीजिए। तो वैद्य ने कहा 2 दिन के बाद आइए। जब 2 दिन के बाद महिला अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास गई तो वैद्य ने कहा कि इसे कहिएगा गुड़ ना खाए। तो वो महिला बहुत नाराज हो गई कि ये 2 दिन पहले भी ये बात बता सकते थे। तो वैद्य ने कहा कि आपके जाने के बाद मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावे जहाँ जहाँ आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। सार्वजनिक कर रहे हैं, जिनको नौकरी मिली है जो बाहर के हैं, सुरक्षा का मसला आता है क्योंकि स्थानीयता यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव इशू है। जी, झारखंड के लोग बहुत सरल होते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था, मैंने कहा कि उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, हमें उस सिस्टम से आपत्ति है कि आप
हमारी बॉडियां प्रदेशों से वापस आएंगी और हमारे हिस्से की नौकरियों का किसी और को बांटेंगे, इससे लेकर हमें आपत्ति है। जयराम जी, आपके केंद्रीय पदाधिकारी 5-5 लाख रुपए लेकर टिकट पार्टी का काम करें, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप प्रमाण देंगे तो अगले ही दिन उनको सस्पेंड कर देंगे। जी, मैंने आपसे सवाल किया है, आप जी बताइए मुझे। देखिए, इसके लिए हम लोग भी सुने हैं, ये चर्चाएं हम तक आई हैं और ऐसी चीज़ों से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इनमें सत्यता है। हम लोग भी इस पर लगातार इंटरनली जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग सामने आएंगे और अगर प्रमाण हो जाएगा तो उनको हम लोग अपने संगठन से बाहर करेंगे। आपको विदेशों से भी फंड आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं? जी, हम आप जब बोलेगा हम सार्वजनिक कर देंगे। अगर अभी समय दीजिएगा तो मेरा फ़ोन पे सामने विदेशों से आए हैं, 1 रुपये से लेकर 10,000 20,000 तक आए हैं। वो प्रवासी मजदूर जो दुबई, कुवैत, मलेशिया में रहते हैं। आप चाहे तो मेरा फ़ोन ले लें, हम आपको पासवर्ड भी दे देते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा में? देखिए, हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हम लोग कहे थे 55, लेकिन जब हम लोग पलामू प्रमंडल का दौरा किए तो वहाँ भी 2-3 सीटें ऐसे दिखी जहाँ हम लोग को आसार दिखे। तो लिहाजा हम लोग की जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्या बीजेपी ने 7 से 8 सीटें आपको ऑफर की हैं? देखिए, आप 2 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर? देखिए, सबसे पहली बात, हमने तो ये नहीं कहा था बीजेपी, हमने तो अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हाँ, ये सत्य है। ये तो हमने कई बार कहा है कि हाँ, ऑफर था, लोकसभा में भी था। लेकिन संगठन महामंत्री जो है वो सिर्फ जो है वो भाजपा में ही है। अच्छा ठीक है, हम इस बार महासचिव, संगठन महामंत्री ऑब्लिक महासचिव, संगठन महामंत्री का जिक्र किया। देखिए, हम लोग भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, कुछ शब्दों में त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे अभी बातों ही बातों में हमारे आदरणीय बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि हमें उनका, अगली बार से हम कोशिश करें उनके राज्य के बारे में बताएंगे, उनके नाम को हम गोपनीय रखेंगे। हम लोग चलते चलते सीख लेते हैं, तो लिहाजा महामंत्री ऑब्लिक महासचिव। अच्छा, सीधा जवाब आप दीजिए कि बीजेपी के किसी नेता से आप संपर्क में हैं? नहीं, संपर्क में नहीं है, हम संपर्क में नहीं है, वे लोग हमसे संपर्क में थे और फिलहाल कुछ दिनों से कटे हैं। तो वाया किसी के संपर्क में थे या डायरेक्ट आपसे बातचीत? नहीं, भाया संपर्क में थे, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। हर मोर्चे में क्या समुदाय की संभावना बनती है? नहीं, सरयू जी से हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना कोई बात। चुनाव में भी कोई डील नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। उनकी पार्टी से कोई डील? अगर वो नेतृत्व स्वीकार करते हैं, आपका एक शर्त था कि आपका नेतृत्व स्वीकार करें, अगर सरयू राय अगर आपका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो क्या मोर्चे में उनकी संभावना बनती है? देखिए, वो काफ़ी आयु में हमसे वृद्ध है, तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ है बेहतर हैं, और हम लोग लगता है कि शायद उस तरह से हमारे जो युवा हैं, पता नहीं उनके साथ फिट बैठेंगे कि नहीं, तो उस पर कभी बातचीत हुई नहीं है और हम लोग उस पर बातचीत भी नहीं किए हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने आप को बेहतर कैसे करें, इस पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे? नहीं, हम लोग चुनाव फ्रेश लड़ेंगे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों के साथ लड़ेंगे। तो ये तय है कि आप नहीं किसी से गठबंधन करेंगे? जी भैया, संजय भैया हैं क्या? दिख नहीं रहे हैं। जी भैया, ये पूरी तरह तय है कि हम लोग चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट का। जी। 25 साल से लंबित मामला था, जिसमें यह फैसला दिया गया है राज्यों के हित में, और बोला गया है कि खनिज जमीन पर जो है राज्य अब टैक्स लगा सकता है। पहले जो रॉयल्टी की व्यवस्था थी, इसके अलावा टैक्स का जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो किस तरीके से देखिए, अगर राज्यों की खनिज पर अगर राज्य को भागीदारी मिल रही है या फिर राज्य को नियंत्रण देने की बात कही जा रही है, तो ये स्वागत योग्य है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं राज्य की समस्या को, और ये मनमानी होती है दिल्ली में बैठे। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसका स्वागत है। हम चाहेंगे इस फैसले बिल्कुल और बेहतर से बेहतर ऐतिहासिक फैसले आए। हम तो चाहेंगे कि धीरे धीरे अगर आप इस देश की इकोनॉमी को एक आम व्यक्ति तक लेकर जाना चाहते हैं तो बाकायदा खनिजों पे उनकी मालिकियत का ही क्या अधिकार दे दे। सर, आप कल दिल्ली भी गए। हमारा संगठन चूँकि एक नया फलता फूलता संगठन है, नो डाउट हमारे संगठन में उसकी तैयारी है। बाकायदा इस बार जो हमारा कार्यक्रम होगा वो कोल्हान प्रमंडल में होगा, आदिवासी दिवस का। उस दिन हमारा एक बेहतरीन कार्यक्रम होगा, सभा भी होगा, तो उसकी तैयारी है। जयराम जी, ये विधानसभा चुनाव मोड में आ चुके हैं, आप लोग भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कुर्मियों का वर्षों से एक मांग रहा है कि उसे आदिवासी में शामिल किया जाए, इस डिमांड पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले अगर आप कुर्मियों की मांग को समझना है तो इतिहास को समझना होगा। आज अगर सबसे पहली बात है कि आज दुर्भाग्य का विषय है कि कुर्मी और एसटी इसको वर्सेस बना दिया जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि अगर इस राज्य को अलग करने में पहला अगर 2 कौम किसी का नाम आता है तो कुर्मी और एसटी का आता है। निर्मल महतो की वो गोली, उसकी आवाज़, उसकी गूंज, उनके शरीर से बहता हुआ खून,
धरती पर टपकने के बाद वो सुगंध आज तक शांत नहीं हुई है, जिस शख्स के कारण ये झारखंड राज्य अलग हुआ, आज़ाद हुआ। तो आज ये भ्रम की स्थिति यह कह के बता दी जाती है कि रिजर्वेशन। सबसे पहली बात आपको जानना होगा, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली और लॉजिकली कहता हूँ। 1907 में टाटा की स्थापना होती है। बहुत भारी संख्या में ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। उस ज़मीन अधिग्रहण में मैक्सिमम ज़मीनें कुर्मियों की होती है। उसके बाद अंग्रेज़ जैसे भी थे, अच्छे थे बुरे थे जो कहिए, लेकिन कुछ उनमें था बेहतर गुण। उन्होंने देखा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये गरीब भोले भाले लोगों की ज़मीन लोग लूट लेंगे। फिर वो 1908 में CNT को प्रभावी रूप से लागू कर देते हैं और उसके बाद 1950 तक कुर्मियों की ज़मीन कोई नहीं लेता है। 1908 में जैसे ही CNT लागू होता है, 1907 में एकदम बड़ी बेरहमी से टाटा ज़मीन लेती है। 1908 में CNT लागू होता है, 1950 तक कोई नहीं लेता है। लेकिन फिर यही बात खलने लगती है उद्योगपतियों की कि अगर किसी का ज़मीन आपको लेना है तो उसको शेड्यूल से हटाना होगा, उसको नॉन शेड्यूल करना होगा, अनशेड्यूल करना होगा, तभी ज़मीन लेने में सुविधा होगी। और 1950 में शायद दिसंबर का महीना या सितंबर का महीना उन्हें विदाउट नोटिफिकेशन के जैसे ही बाहर किया जाता है, 1951 में लगभग 50 कुर्मी गांव विस्थापित कर दिए जाते हैं एक झटके में। नाम होता है सिंदरी, जिसको आज हर्ल के नाम से आप जानते हैं। दौर शुरू हो जाता है। दौर का नाम आप बोकारो पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप चांडिल डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप कोणार्क डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप तमाम कोलियरी पहुंच जाते हैं। और आज भी अगर आप विस्थापन को जानना चाहते हैं तो अब आप बिना कुर्मी को जाने विस्थापन को नहीं जान सकते हैं। 1907, 1908, 1950 नोटिफिकेशन आउट होना, 1951 से सिंदरी प्लांट से ही तमाम HEC के भी अध्ययन कीजिएगा, कुर्मियों की ज़मीनें बहुत मात्रा में मिलेंगी। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इनको शेड्यूल से हटाने की। अब देखिए विवाद ये होता है कि ये कौम अगर यहाँ एंट्री करती है तो इससे आदिवासी जो कौम अभी यहाँ हैं, अच्छा उसके बाद लोग तर्क देते हैं पहले 32 थे अब 36 हो गए, बाकी जो 4 आए किन्हीं ने अपोज नहीं किया, लेकिन इनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा आबादी में ज़्यादा है। तो मैंने बार बार कहा कि एक रास्ता तैयार कीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पशु पक्षियों का अधिकार है। आज जंगली हाथी लगातार 10 घरों का हमारा रोज तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भारत का संविधान कहता है, भारतीय संविधान आर्टिकल 48A स्पष्ट कहता है वन्य जीव संरक्षण। तो जिस देश में जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, अगर ये कुर्मी कौम जो आज धराशायी होने को, आज जिसने इस झारखंड को बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, आज अगर वो एक अपनी पहचान मांग रहा है तो एक विकल्प का रास्ता तैयार कीजिए कि विवाद ना हो। इसीलिए मैंने जोर दिया कि 2016 से पहले EWS नहीं था, एक नया कॉलम आया, देश ने स्वीकार किया, आप एक नया कॉलम लेकर आए, फार्मिंग ट्राइब्स, एग्रीकल्चर ट्राइब्स, कुछ भी नाम दीजिए, और एक नए कॉलम के साथ एक नया सुरक्षा उनको दीजिए, क्योंकि वो कौम खेतीहर है। आज झारखंड में पहली आबादी आदिवासियों की, दूसरी कुर्मियों की, फिर अल्पसंख्यकों की आती है। क्या आपको एक भी टॉप बिजनेसमैन का नाम है याद कुर्मियों का? थोड़ा सा हम ह्यूमैनिटी की बात कीजिए, छोड़ दीजिए इस विवाद से, थोड़ा बाहर आते हैं, मानवता के नाते थोड़ा कुर्मियों की बात कर लीजिए। एक भी बिजनेसमैन को आप जानते हैं? रांची के HEC कुर्मियों की ज़मीन में, हिंडाल्को कुर्मियों की ज़मीन में, घाटो कुर्मियों की ज़मीन में, तमाम जो केदला, मोरपा, जो मांडू और रामगढ़ का कोलियर, ये सब कुर्मियों की ज़मीन में क्या एक भी आप टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून को जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि उसका संबंध खेती से रहा है। तो वो अपने खेत को मांग रहा है, अपने खेत को दे दीजिए, कोई विवाद नहीं होगा। वो अपने खेतों का संरक्षण मांग रहा है। और एक बात में आप बताइए, ये तब आप इस माहौल को तूल देते हैं जब हमारा कौम डोमिनेटिंग होता। आबादी में हम दूसरे नंबर पर हैं, एकल की बात करेंगे तो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद भी हमने एक भी हमारा व्यवहार बताइए डोमिनेटिंग का, जबकि हमारे साथ तो साजिशें आज भी हो रही हैं। उदाहरण के लिए इंद्रजीत महतो, उदाहरण के लिए जगन्नाथ महतो। इस कोरोना काल में 2 ही नेता डैमेज में, दोनों कुर्मियों के बेटे क्यों भैया? क्या कभी मीडिया ने सवाल किया? क्या आपने कभी चिंतन किया? कसम खा के बोल रहे, इसके पीछे भी रीजन यही है कि कुर्मी के बेटे थे। हम तो साजिशों के शिकार आज भी हो रहे हैं। इसलिए आपसे हम पूरे राज्य से भी अनुरोध करेंगे कि ये जो जिस दृष्टि से आज हमें देखा जाता है उस दृष्टि से ना देखें। हम साजिशों के शिकार आज होते हैं। जगन्नाथ बाबू तो नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, इंद्रजीत बाबू स्वस्थ होकर वापस आए, हम ये प्रार्थना करते हैं। और किस पर लगा रहे हैं? ये बहुत बड़ा आरोप। ये नहीं, आरोप हम किसी पर नहीं लगा, ले साजिश है। किसने साजिश? साजिश है। आप उस पर टीम बनाए, टीम गठन करें, साजिश पर पर्दाफाश करें। सुधीर महतो डिप्टी CM रहते हैं, रसगुल्ला खाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। विनोद बिहारी महतो झारखंड के पुरोधा महानायक, ट्रेन में बैठकर जाते हैं संसद भवन, उनके शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, लेकिन कोई जांच की मांग नहीं उठती है, उनके शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। आज उनका भाई जिंदा है, उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनका शरीर का रंग चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे हम आज भी साजिशों के साथ हैं भैया। अलग झारखंड के राज्य के समय तो जो कत्ल हुआ था वो हुआ ही था भैया। हम आज भी, इंद्रजीत महतो उसका प्रमाण है, उसका एक ही कसूर था, बेचारा कुर्मी का बेटा। अगर वो नहीं होता तो इलाज भी होता तगड़ा, और आज
बहुत कम समय में ठीक होके आ जाता। हालांकि हम अभी भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए।